हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 के PYQ के मल्टीपल चूज क्वेश्चंस को। तो चलिए हम उन मल्टीपल चूज क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम इनमें से किसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जो जनरली एक इंडिविजुअल के लेवल पे किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील करती है। अगर आप एक कंज्यूमर के साथ डील कर रहे हो या आप एक प्रोड्यूसर के साथ डील कर रहे हो तो जनरली आप स्टडी कर रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं तो हम क्या स्टडी कर रहे होंगे? हम पढ़ रहे होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि हमारा सही आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिलेटिव टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी की क्वांटिटी में चेंज होने से उसके टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज होता है तो इसके रिलेटिवनेस को क्या बोलते हैं? तो इस रेट को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, कि एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे आपके टीयू में कितना एडिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है? तो भाई इसमें कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो मोनोटोनिक होता है क्योंकि एक कंज्यूमर मोनोटोनिक प्रेफरेंस को सिलेक्ट करता है। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व क्या कनकेव होता है ओरिजिन के? भाई इंडिफरेंस कर्व जो है कनकेव नहीं होता बल्कि इंडिफरेंस कर्व जो है कन्वेक्स होता है। अगर यहाँ पे हम इस ऑप्शन को गलत करें तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है और हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। यानी कि यहाँ पे एलिमिनेट करने के साथ ही हम अपने सही ऑप्शन को निकाल सकते हैं। हमारा सही आंसर है आंसर 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी इंफीरियर गुड के लिए जो डिमांड कर्व की स्लोप होती है वो कैसी होती है? तो भाई इंफीरियर गुड एक ऐसा गुड है ना, हमने पढ़ा होगा गिफन गुड। ये गुड ना लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। अगर इन कमोडिटीज की प्राइस इंक्रीज होना मार्केट में तो फिर इन कमोडिटीज की डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी कि इसका जो है पॉजिटिव रिलेशन होगा, नेगेटिव नहीं। जो भी चीजें लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती है उनका नेगेटिव रिलेशन होता है लेकिन इसका पॉजिटिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो इनमें से कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसकी डिमांड डिक्रीज कर जाएगी? तो भाई अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करेगी ना तो वो बंदा कभी भी लो क्वालिटी की गुड को कंज्यूम नहीं करेगा और लो क्वालिटी के गुड को हम गिफन गुड बोलते हैं, इंफीरियर गुड। यानी इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी विद राइज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव आइटम। इनमें से कौन सा एक कॉम्पिटिटिव आइटम का कॉम्बिनेशन है? तो भाई ब्लैंकेट एंड किल्ट। ब्लैंकेट और किल्ट ऐसे आइटम्स है जो जनरली कॉम्पिटिटिव आइटम के ही कंपोनेंट है। इनमें से कौन सा कर्व यू शेप है? तो भाई हमें एक और बात याद रखनी है कि जो भी कर्व यू शेप का होता है जनरली उस कर्व के यू शेप के होने के पीछे रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो उसके पीछे अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है तो इनमें से कौन सा कर्व एक यू शेप कर्व होगा? तो भाई यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो एक यू शेप कर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट रेशियो विल द प्रोडक्शन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द फैक्टर बाय 3 टाइम इन द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पढ़ रहे हैं और हमने फैक्टर्स को
3 गुना बढ़ाया है, अगर हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पढ़ रहे हैं और हमने हमारे फैक्टर्स को 3 गुना बढ़ाया है, तो फिर उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्शन कितना इंक्रीज करेगा। तो भाई अगर आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पढ़ रहे हो और आपने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है, तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में जितना इनपुट बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा हमें आउटपुट देखने को मिलता है। यानी कि अगर इनपुट हमने 3 गुना बढ़ाया है तो 3 से ज़्यादा हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, the quantity of supply of a good increase by 5% when the price increase by also 5%, then the supply of the good will be। तो हमें सप्लाई निकालनी है, तो क्वांटिटी सप्लाइड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि क्वांटिटी में हमें 5% का चेंज देखने को मिल रहा है, प्राइस में भी हमें 5% का चेंज देखने को मिल रहा है, यानी एग्जैक्ट 1 है। और जब भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एग्जैक्ट 1 है तो वो यूनिट इलास्टिसिटी होती है, यानी सही आंसर होगा यूनिट इलास्टिक सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यूनिट टैक्स इज लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन पे अगर टैक्स लग जाती है तो सप्लाई के साथ क्या होगा। तो किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन पे अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है तो फिर उस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज कर जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज कर जाता है और एक प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस कर जाता है। तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज कर रहा है एक तरफ और प्रोड्यूसर का मार्जिन डिक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में प्रोड्यूसर लेस विलिंग होगा कि हम ज्यादा क्वांटिटी को उस प्राइस पे सप्लाई करें। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कम सप्लाई करेगा और जो सप्लाई होगी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी फर्म का अगर सप्लाई कर्व उसके प्राइस एक्सिस के पैरेलल हो तो सप्लाई को क्या बोलते हैं। तो भाई इस कंडीशन में बोल रहा है कि ये हमारी क्वांटिटी है और ये हमारा प्राइस है। अगर हमारा सप्लाई कर्व पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस हो तो फिर इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सिट्रिस पैरिबस कंडीशन यानी कि एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट, तो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो फिर उसका इंपैक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा अपने इक्विलिब्रियम प्राइस पे। तो भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किया है, आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया है, और अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करता है उसका प्राइस, यानी कि सप्लाई डिक्रीज करती है। और जब हमारी सप्लाई हमारे डिमांड के मुकाबले डिक्रीज कर जाती है ना, तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, जब भी मार्केट में फ्री एंट्री और एग्जिट हो तो इस मार्केट को हम बोलते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्राइस है उसको डिटरमाइन करती है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is a macro economic agent? इनमें से कौन सा एक मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट है। तो भाई यहाँ पे हमें बैंक एक मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट दिखता है, क्योंकि बैंक सिर्फ और सिर्फ अपने वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि बैंक जो है पूरे इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, पूरी इकोनॉमी की भलाई के बारे में भी सोचता है, वो पूरे कंट्री को लेकर चलता है। इसीलिए Which of the following book is authored by J.M. Keynes? J.M. Keynes ने इनमें से कौन सी बुक को लिखा है। तो J.M. Keynes लिखा है The General Theory of Employment, Interest and Money. Which of the following variable is related to certain point of time? Point of time से related कौन सा variable है। तो point of time से relate करता है stock variable. Next question, अगर हम फाइनल गुड के मॉनेटरी वैल्यू को इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम किस मेथड के थ्रू जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अगर हम फाइनल गुड के मॉनेटरी वैल्यू को इंक्लूड करना चाहते हैं तो हमें जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड को यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम? इनमें से कौन सा एक डिफेक्ट है बार्टर सिस्टम का? तो वैल्यू को क्या आप एक्यूमुलेट कर सकते हो? क्या आप बार्टर सिस्टम में सेविंग्स कर सकते हो? नहीं, हम बार्टर सिस्टम में सेविंग्स नहीं कर सकते। क्या बार्टर सिस्टम में लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट होती है? हाँ, बार्टर सिस्टम की तो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है। इसके अलावा इसके अंदर हम वैल्यू मेजरमेंट भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर होती है। Which of the following is not a function of commercial bank? इनमें से कौन सा एक कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है? तो भाई कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट भी इशू करती है, लोगों से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, इवन एफडी अकाउंट भी खुलवाती है, लेकिन ये जो कमर्शियल बैंक है ये बैंक ऑफ गवर्नमेंट का रोल प्ले नहीं करती है। नेक्स्ट, अगर सेंट्रल बैंक एसएलआर को इंक्रीज कर देती है तो कमर्शियल बैंक की कैपेसिटी होती है लेंडिंग कैपेसिटी, वो डिक्रीज कर जाती है। विच डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट के बढ़ने पे अगर डिमांड मनी की डिक्रीज कर जाए तो ऐसी डिमांड को हम यहां पे बोल सकते हैं डेली ट्रांजैक्शन डिमांड। नेक्स्ट, एमपीसी मेजर द स्लोप ऑफ विच फंक्शन? जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो किस फंक्शन के स्लोप को मेजर करता है? वो मेजर करता है प्रोडक्शन फंक्शन को। If the value of multiplier in an economy is 4, then what will be the value of MPS? अगर किसी इकोनॉमी में मल्टीप्लायर का वैल्यू 4 है तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन MPS, और मल्टीप्लायर हमें पता है हमारा मल्टीप्लायर 4 है, यानी 4 बाय 1 अपॉन MPS। अगर हम MPS को इधर लेकर के आते हैं तो ये आता है 1/4, यानी कि 0.25। तो हमारे मल्टीप्लायर का वैल्यू यहाँ पे MPS का वैल्यू होगा 0.25। अगर हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज कर जाती है तो हमारी डिमांड पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो किसी कंज्यूमर की किसी इकोनॉमी में अगर MPS इंक्रीज कर जाती है तो फिर उस कंडीशन में जो एग्रीगेट डिमांड का स्लोप है वो इंक्रीज कर जाता है। इनमें से कौन सा गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स है रेवेन्यू का? तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक ऐसी इनकम है ना, रेवेन्यू इनकम, जिससे गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट लायबिलिटी जनरेट नहीं होती है। और अगर गवर्नमेंट डिविडेंड रिसीव करती है तो गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट लायबिलिटी जनरेट यहां पर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ बजट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट मोर देन इनकम? किस बजट में एक्सपेंडिचर उसके इनकम से ज्यादा होती है? तो भाई डेफिसिट बजट में किसी भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज्यादा होती है। जब भी आप जीएसटी कैलकुलेट करते हो तो इनमें से किस आइटम को आप एक्सक्लूड कर देते हो? तो जीएसटी कैलकुलेट करते वक्त हमेशा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं। What is the impact of lump sum tax imposed by the government on equilibrium income in the economy? अगर गवर्नमेंट ने लमसम टैक्स इंक्रीज कर दिया है तो गवर्नमेंट ने अगर लमसम टैक्स इंक्रीज कर दिया है यानी कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सप्लाई पे, और अगर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सप्लाई पे और सप्लाई अगर आपकी डिक्रीज कर जाएगी तो इक्विलिब्रियम इनकम जो होगी वो भी डिक्रीज कर जाएगी। इनमें से कौन सा एक फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो है? तो भाई फॉरेन गिफ्ट मिले वो भी फ्लो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो भी फ्लो है, और अगर हम किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के साथ साथ भी हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है, यानी कि ये तीनों कंपोनेंट है फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, यानी कि इसका सही आंसर है आंसर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस करा है
30 MCQs of 2024 क्वेश्चन पेपर ऑफ जैकपॉट। तो इन 30 क्वेश्चन से हमने आज सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।